नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आपका तहे दिल से स्वागत है। क्या आपने कभी सोचा है कि आपका मन, आपकी यह जो सोचने और महसूस करने की दुनिया है, वो असल में काम कैसे करती है? हम अक्सर भावनाओं में बह जाते हैं, बुरी आदतों के गुलाम बन जाते हैं और यह समझ ही नहीं पाते कि हमारे अंदर चल क्या रहा है। क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि आज से 100 साल से भी पहले एक ऐसे महान विचारक थे जिन्होंने हमारे मन की इस जटिल और रहस्यमयी दुनिया का एक ऐसा नक्शा तैयार किया था जो आज भी उतना ही सटीक और उतना ही उपयोगी है। उनका नाम था विलियम जेम्स और उन्हें अमेरिकी मनोविज्ञान का पिता कहा जाता है। उन्होंने एक ऐसी किताब लिखी जो सिर्फ एक अकादमिक ग्रंथ नहीं बल्कि एक दोस्त की तरह है जो हमें हमारे ही मन की गलियों में घुमाने ले जाती है। उस किताब का नाम है साइकोलॉजी ब्रीफर कोर्स। यह किताब हमें बताती है कि हमारी चेतना एक शांत झील की तरह नहीं बल्कि एक बहती हुई नदी की तरह है। यह हमें हमारी भावनाओं के बारे में एक ऐसा क्रांतिकारी सच बताती है जिसे सुनकर आप शायद चौंक जाएंगे। और यह हमें हमारी आदतों की शक्ति का वो रहस्य बताती है जिसे जानकर हम अपनी जिंदगी को बदल सकते हैं। यह कोई सूखी उबाऊ साइकोलॉजी की किताब नहीं है। यह एक साहसिक यात्रा है हमारे अपने अंदर की दुनिया की, एक ऐसे गाइड के साथ जो न सिर्फ एक महान वैज्ञानिक था बल्कि एक महान दार्शनिक और एक शानदार लेखक भी था। क्या आप तैयार हैं अपने ही मन के सबसे महत्वपूर्ण रहस्यों को विलियम जेम्स की आंखों से देखने के लिए? तो चलिए इस रोमांचक सफर की शुरुआत करते हैं। चैप्टर नंबर 1। जब मनोविज्ञान प्रयोगशाला से बाहर आया, एक नए विज्ञान का जन्म। अपनी इस अद्भुत यात्रा की शुरुआत करने से पहले यह समझना बहुत जरूरी है कि जिस समय विलियम जेम्स लिख रहे थे, यानी 19वीं सदी के अंत में, मनोविज्ञान या साइकोलॉजी की दुनिया कैसी थी? उस समय मनोविज्ञान एक बिल्कुल नया, एक शिशु विज्ञान था और इसका दबदबा था जर्मनी के कुछ बहुत ही गंभीर और कठोर वैज्ञानिकों का, जैसे कि विल्हेम वोंट। इन वैज्ञानिकों के लिए, जिन्हें संरचनावादी कहा जाता था, मनोविज्ञान का काम था मन की संरचना का पता लगाना। वे मन को एक तरह की इमारत की तरह देखते थे और वे यह खोजना चाहते थे कि यह इमारत किन किन छोटी छोटी ईंटों से बनी है। वे मानते थे कि हमारे सारे जटिल अनुभव, जैसे कि एक सेब को देखना, वो असल में बहुत ही बुनियादी संवेदनाओं, भावनाओं और छवियों के टुकड़ों से मिलकर बने हैं। तो उनका तरीका क्या था? उनका तरीका था अंतर्दर्शन। वे लोगों को एक अंधेरी शांत प्रयोगशाला में बिठाते थे और उनसे बहुत ही नियंत्रित परिस्थितियों में उनके अनुभवों का विश्लेषण करने के लिए कहते थे। जैसे वे किसी को एक रोशनी दिखाते और फिर उससे पूछते, इस अनुभव के सबसे बुनियादी, सबसे छोटे छोटे हिस्से क्या हैं? आपको क्या रंग दिख रहा है? उसकी चमक कितनी है? क्या यह आपको कोई भावना महसूस करा रहा है? यह एक बहुत ही धीमा, बहुत ही श्रमसाध्य और अक्सर बहुत ही उबाऊ काम था। यह ऐसा था मानो आप एक खूबसूरत पेंटिंग को देखने की बजाय उसे एक माइक्रोस्कोप के नीचे रखकर उसके रंगों के कणों का विश्लेषण कर रहे हों। यह संरचनावादी दृष्टिकोण बहुत ही वैज्ञानिक और वस्तुनिष्ठ होने की कोशिश कर रहा था। लेकिन विलियम जेम्स, जो अमेरिका में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में शिक्षा दे रहे थे, को यह तरीका बहुत ही मुर्दा, बहुत ही अप्राकृतिक और जिंदगी की सच्चाई से बहुत दूर लगता था। जेम्स सिर्फ एक मनोवैज्ञानिक नहीं थे, वे एक डॉक्टर और एक दार्शनिक भी थे। उनकी दिलचस्पी मन के इन छोटे छोटे मरे हुए टुकड़ों में नहीं थी। उनकी दिलचस्पी थी जीवित मन में, उस मन में जो सोचता है, जो महसूस करता है, जो चुनाव करता है और जो इस जटिल और बदलती हुई दुनिया में जीने की कोशिश कर रहा है। और यहीं से एक नए, एक बिल्कुल अमेरिकी मनोविज्ञान के स्कूल का जन्म हुआ, जिसे प्रकार्यवाद कहते हैं। और इस स्कूल के सबसे महान नायक थे विलियम जेम्स। प्रकार्यवादियों ने मनोविज्ञान का मूल सवाल ही बदल दिया। उन्होंने यह नहीं पूछा कि मन की संरचना क्या है। उन्होंने एक ज्यादा व्यावहारिक, एक ज्यादा डार्विनियन सवाल पूछा। मन का कार्य क्या है? मन हमारे लिए करता क्या है? दान। चेतना का उद्देश्य क्या है? डार्विन के विकासवाद के सिद्धांत से बहुत ज्यादा प्रभावित जेम्स का मानना था कि हमारा मन कोई फालतू की सजावटी चीज नहीं है। यह प्रकृति द्वारा हमें दिया गया एक बहुत ही महत्वपूर्ण औजार है। एक ऐसा औजार जो हमें इस दुनिया में जीवित रहने, खुद को माहौल के अनुसार ढालने और एक सफल जीवन जीने में मदद करता है। हमारी सोचने की क्षमता, हमारी महसूस करने की क्षमता, ये सब किसी न किसी उद्देश्य को पूरा करती है। तो
एक प्रकारवादी के लिए मनोविज्ञान का काम है इन उद्देश्यों का पता लगाना। वे यह समझना चाहते थे कि हमारी याददाश्त हमें कैसे मदद करती है, हमारी भावनाएं हमें क्या संकेत देती हैं और हमारी आदतें हमारे जीवन को कैसे आसान बनाती हैं। यह एक बहुत महत्वपूर्ण और बहुत ही मुक्तिदायक बदलाव था। इसने मनोविज्ञान को उस अंधेरी प्रयोगशाला से बाहर निकालकर उसे हमारी वास्तविक, हमारी जीती जागती, हमारी उलझी हुई जिंदगी के बीच में ला खड़ा किया। जेम्स हमें यह बताना चाहते थे कि मनोविज्ञान सिर्फ कुछ वैज्ञानिकों के लिए नहीं है, यह हम सबके लिए है। यह हमें हमारे अपने ही मन को समझने और उसे बेहतर ढंग से इस्तेमाल करने में मदद कर सकता है। यह एक ऐसा विज्ञान है जो सिर्फ वर्णन नहीं करता, बल्कि मार्गदर्शन भी करता है। और इसी दृष्टिकोण की सबसे सुंदर और सबसे प्रसिद्ध अभिव्यक्ति थी जेम्स का वो क्रांतिकारी विचार जिसने मन को एक स्थिर इमारत से एक बहती हुई नदी में बदल दिया। चैप्टर नंबर 2, चेतना की बहती नदी। जब मन एक झील नहीं, एक धारा बन गया। विलियम जेम्स की सबसे प्रसिद्ध, सबसे काव्यात्मक और शायद सबसे गहरी देन है चेतना के बारे में उनका विचार। उनसे पहले के दार्शनिक और मनोवैज्ञानिक मन को एक तरह के बक्से या एक मंच की तरह देखते थे, जिसमें अलग अलग विचार या संवेदनाएं एक एक करके आते और जाते थे, जैसे किसी मंच पर अलग अलग अभिनेता आते जाते हैं। यह एक बहुत ही खंडित, एक बहुत ही टुकड़ों वाली तस्वीर थी। जेम्स ने कहा कि यह हमारे अनुभव की सच्चाई से बिल्कुल भी मेल नहीं खाती। हमारा आंतरिक जीवन ऐसा बिल्कुल नहीं लगता। जेम्स ने मन की प्रकृति को समझाने के लिए एक बहुत ही शक्तिशाली और खूबसूरत रूपक का इस्तेमाल किया। उन्होंने कहा कि हमारी चेतना टुकड़ों का एक संग्रह नहीं है, ये एक धारा है, एक नदी है। चेतना की धारा, ये एक ऐसा विचार है जिसने न सिर्फ मनोविज्ञान को, बल्कि साहित्य और कला को भी हमेशा के लिए बदल दिया। जेम्स कहते हैं कि जब आप अपने मन के अंदर झांकते हैं, तो आपको अलग अलग स्थिर विचार नहीं मिलते। आपको एक सतत, एक निरंतर प्रवाह मिलता है। एक विचार दूसरे में बहता है, एक भावना दूसरी में बदल जाती है, एक याद दूसरी को जन्म देती है, बिना किसी जोर के, बिना किसी दरार के। ये एक कभी ना रुकने वाली, कभी ना थमने वाली नदी है। जेम्स ने इस चेतना की धारा की कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण विशेषताओं का वर्णन किया, जो हमें हमारे ही मन को समझने में बहुत मदद करती हैं। पहली विशेषता है कि यह व्यक्तिगत है। आपकी चेतना आपकी है और मेरी चेतना मेरी है। वे एक दूसरे से पूरी तरह से अलग और निजी हैं। हम एक ही दुनिया में रहते हैं, हम एक ही घटना को देख सकते हैं, लेकिन हमारा उसका अनुभव हमेशा हमारा अपना ही होगा। दूसरी विशेषता है कि यह लगातार बदलती रहती है। आप कभी भी एक ही विचार या एक ही एहसास को ठीक उसी तरह से दोबारा अनुभव नहीं कर सकते। जिस पल आप उस एहसास को पकड़ने की कोशिश करते हैं, वो बदल चुका होता है। नदी का पानी हर पल नया होता है। आप एक ही नदी में दोबारा कदम नहीं रख सकते। उसी तरह हमारा मन भी हर पल नया होता है। तीसरी विशेषता है कि यह संवेदनशील रूप से निरंतर है। इसका मतलब है कि भले ही हमारी चेतना में अंतराल आते हों, जैसे कि जब हम सो जाते हैं या बेहोश हो जाते हैं, लेकिन जब हम जागते हैं तो हमें ऐसा नहीं लगता कि हम कोई और इंसान बन गए हैं। हमें एक गहरी निरंतरता का एहसास होता है। हम उसी कहानी को, उसी मैं की भावना को वहीं से शुरू करते हैं जहां हमने उसे छोड़ा था। नदी कुछ देर के लिए किसी सुरंग में गायब हो सकती है, लेकिन जब वो बाहर निकलती है तो वो होती वही नदी है। और चौथी और शायद सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है कि यह चयनात्मक है। हमारा मन कोई निष्क्रिय कैमरा या कोई स्पंज नहीं है जो अपने आसपास की हर जानकारी को बस सोखता रहता है। हमारा मन एक सक्रिय कलाकार है, एक मूर्तिकार है। हर पल हमारी इंद्रियों पर लाखों करोड़ों सूचनाओं की बमबारी हो रही होती है, लेकिन हमारा मन, हमारी चेतना उनमें से कुछ चुनिंदा चीजों पर ही ध्यान देती है और बाकी सबको नजरअंदाज कर देती है। ये चुनाव किस आधार पर होता है? यह हमारी रुचियों, हमारी जरूरतों, हमारे लक्ष्यों और हमारी आदतों के आधार पर होता है। हम उस दुनिया को नहीं देखते जैसी वो है, हम उस दुनिया को देखते हैं जो हमारे लिए मायने रखती है। जेम्स कहते हैं कि चेतना हमेशा किसी चीज के बारे में होती है। यह चेतना की धारा का विचार हमें हमारे मन की एक बहुत ही गतिशील, एक बहुत ही जीवंत और एक बहुत ही यथार्थवादी तस्वीर देता है। यह हमें सिखाता है कि हम अपने विचारों को पकड़ने या उन्हें हमेशा के लिए स्थिर करने की कोशिश न करें। वे तो बहने के लिए ही बने हैं,
यह हमें ध्यान की शक्ति का भी एहसास कराता है। हम जिस चीज पर ध्यान देना चुनते हैं वही हमारी वास्तविकता बन जाती है। हम अपनी चेतना की धारा का रुख घुमा सकते हैं। यह हमें एक बहुत महत्वपूर्ण शक्ति देता है। लेकिन इस धारा में सिर्फ विचार ही नहीं बहते, उसमें बहुत ही शक्तिशाली और अक्सर बेकाबू लगने वाली लहरें भी उठती हैं, जिन्हें हम भावनाएं कहते हैं। और भावनाओं के बारे में जेम्स ने एक ऐसा सिद्धांत दिया जो आज भी उतना ही क्रांतिकारी और उतना ही प्रतिसहज है। चैप्टर नंबर 3, हम दुखी हैं इसलिए रोते हैं या रोते हैं इसलिए दुखी हैं। भावनाओं का क्रांतिकारी सिद्धांत। अब हम विलियम जेम्स के मनोविज्ञान के उस सबसे प्रसिद्ध, सबसे विवादास्पद और सबसे दिमाग को चकरा देने वाले सिद्धांत पर आते हैं, जो हमारी भावनाओं की प्रकृति के बारे में है। ये एक ऐसा सिद्धांत है जो हमारे सामान्य ज्ञान को, हमारी सहज बुद्धि को पूरी तरह से उल्टा कर देता है। चलिए, मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं और मैं चाहूंगा कि आप इस पर ईमानदारी से सोचें। मान लीजिए आप जंगल में जा रहे हैं और अचानक आपके सामने एक भालू आ जाता है। तो क्या होगा? आप कहेंगे, मैं भालू को देखूंगा, मैं डर महसूस करूंगा और फिर मैं भागूंगा। ये क्रम बहुत ही सीधा और तार्किक लगता है ना? पहले घटना होती है, फिर उस घटना के कारण एक भावना पैदा होती है और फिर उस भावना के कारण हम एक शारीरिक प्रतिक्रिया देते हैं। यानी घटना, भावना, प्रतिक्रिया। अब विलियम जेम्स और उनके साथ ही एक डेनिश मनोवैज्ञानिक कार्ल लांगे, जिन्होंने लगभग उसी समय यही विचार पेश किया था, आते हैं और कहते हैं कि यह पूरा क्रम गलत है, यह पूरी तरह से उल्टा है। और यहीं पर उनका प्रसिद्ध जेम्स लैंगे थ्योरी ऑफ इमोशन जन्म लेता है। जेम्स एक बहुत ही चौंकाने वाला और क्रांतिकारी दावा करते हैं। वो कहते हैं, हमारा सामान्य ज्ञान कहता है कि हम अपनी किस्मत खो देते हैं, हम दुखी होते हैं और फिर हम रोते हैं। हम एक भालू से मिलते हैं, हम डरते हैं और फिर हम भागते हैं। लेकिन मेरा सिद्धांत यह है कि सही क्रम यह है कि हम दुखी हैं क्योंकि हम रोते हैं, हम डरे हुए हैं क्योंकि हम कांपते हैं और भागते हैं। ये सुनकर आपका सिर चकरा गया होगा, है ना? चलिए इसे धीरे धीरे समझते हैं। जेम्स कह रहे हैं कि सही क्रम यह नहीं है कि हम भालू को देखकर डरते हैं और फिर भागते हैं। सही क्रम यह है कि हम भालू को देखते हैं, हमारा शरीर बिना हमारी सचेत सोच के तुरंत एक शारीरिक प्रतिक्रिया देता है और फिर हमारा मन उस शारीरिक प्रतिक्रिया को महसूस करता है और उसी महसूस करने का नाम भावना है। तो सही क्रम है घटना, प्रतिक्रिया, भावना। जब आप भालू को देखते हैं तो आपका नर्वस सिस्टम तुरंत सक्रिय हो जाता है। आपकी दिल की धड़कन तेज हो जाती है, आपकी सांसें तेज हो जाती हैं, आपके रोंगटे खड़े हो जाते हैं, आपके मुंह में सूख जाता है और आपकी मांसपेशियां भागने के लिए तैयार हो जाती हैं। ये सब कुछ एक पल में लगभग स्वचालित रूप से होता है। और जेम्स का तर्क है कि डर की भावना और कुछ नहीं, बल्कि इन्हीं सभी शारीरिक बदलावों का, आपके अपने ही शरीर में हो रही इस उथल पुथल का, आपके मन द्वारा किया गया अनुभव या अवलोकन ही है। भावना कोई रहस्यमयी गैर भौतिक चीज नहीं है जो आपके मन में पैदा होती है। भावना आपके अपने ही शरीर की प्रतिध्वनि है। जेम्स एक बहुत ही साहसिक विचार प्रयोग का प्रस्ताव रखते हैं। वो कहते हैं, कल्पना कीजिए कि आप किसी बहुत ही तीव्र भावना जैसे कि क्रोध का अनुभव कर रहे हैं। अब अपने मन से एक एक करके उस भावना से जुड़ी हुई सभी शारीरिक संवेदनाओं को हटा दीजिए। अपने तेज दिल की धड़कन को हटा दीजिए, अपनी गर्म त्वचा को हटा दीजिए, अपनी भींची हुई मुट्ठियों को हटा दीजिए, अपने तनावपूर्ण जबड़ों को हटा दीजिए। जेम्स पूछते हैं, अब पीछे क्या बचा? उनका जवाब है, कुछ भी नहीं। पीछे सिर्फ एक ठंडा, एक अकादमिक, एक भावनाहीन विचार बचेगा कि किसी ने मेरा अपमान किया है। उस भावना का जो गर्मजोशी है, जो रस है, वो तो उन शारीरिक संवेदनाओं में ही था। यह सिद्धांत भावनाओं को हमारे शरीर के साथ, हमारी जीव विज्ञान के साथ बहुत ही मजबूती से जोड़ देता है। यह हमें बताता है कि हमारा मन और हमारा शरीर दो अलग अलग चीजें नहीं हैं, वे एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। आप एक को दूसरे से अलग नहीं कर सकते। यह हमें यह भी सिखाता है कि अगर हम अपनी भावनाओं को बदलना चाहते हैं, तो शायद हमें अपने विचारों से लड़ने की बजाय अपने शरीर को बदलने से शुरुआत करनी चाहिए। क्या आपने कभी महसूस किया है कि जब आप दुखी होते हैं, तो अगर आप जबरदस्ती मुस्कुराने की कोशिश करें,
तो आपका मूड कुछ बेहतर हो जाता है। या जब आप सीधे तन कर बैठते हैं तो आप कुछ ज्यादा आत्मविश्वासी महसूस करते हैं। ये जेम्स लांगे थ्योरी का ही एक व्यावहारिक उदाहरण है। हमारा शरीर हमारे मन को प्रभावित करता है, ठीक वैसे ही जैसे हमारा मन हमारे शरीर को। यह सिद्धांत आज भी मनोविज्ञान में बहुत ही विवादास्पद और बहुत ही प्रभावशाली है। इस पर बहुत बहस हुई है और इसमें कई सुधार भी किए गए हैं। लेकिन इसने हमें भावनाओं के बारे में सोचने का एक बिल्कुल नया और बहुत ही शक्तिशाली तरीका दिया। इसने हमें याद दिलाया कि हम सिर्फ सोचने वाले दिमाग नहीं हैं, हम महसूस करने वाले, सांस लेते हुए, धड़कते हुए शरीर भी हैं। लेकिन हमारे व्यवहार को सिर्फ हमारी भावनाएं ही नहीं, बल्कि एक और बहुत ही शक्तिशाली, एक बहुत ही अदृश्य शक्ति भी नियंत्रित करती है, और वो है हमारी आदतों की शक्ति। चैप्टर नंबर 4, समाज का महान पहिया, आदतों की शक्ति का रहस्य। विलियम जेम्स सिर्फ चेतना और भावनाओं जैसे विशाल, अमूर्त विषयों में ही रुचि नहीं रखते थे। वे एक बहुत ही व्यावहारिक विचारक भी थे, और वे यह समझने में बहुत गहरी रुचि रखते थे कि हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी को बेहतर कैसे बना सकते हैं। और इसी खोज में उन्होंने एक ऐसी चीज पर एक बहुत ही शानदार और बहुत ही उपयोगी अध्याय लिखा जिसे हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं, और वो है हमारी आदत। जेम्स का मानना था कि आदतें हमारे जीवन की सबसे शक्तिशाली और सबसे महत्वपूर्ण शक्तियों में से एक हैं। वे हमारे जीवन को आकार देती हैं, हमारे चरित्र का निर्माण करती हैं और हमारी नियति को तय करती हैं। जेम्स आदत को एक बहुत ही सुंदर और शक्तिशाली उपमा से समझाते हैं। वे कहते हैं कि आदत समाज का महान पहिया है। एक फ्लाई व्हील एक भारी पहिया होता है जिसे घुमाने में शुरू में तो बहुत मेहनत लगती है, लेकिन एक बार जब वो घूमने लगता है तो वो अपनी ही गति से घूमता रहता है और मशीन को सुचारू रूप से चलाता है। जेम्स कहते हैं कि हमारी आदतें भी बिल्कुल इसी तरह काम करती हैं। वे हमारे जीवन को एक गति देती हैं, एक स्थिरता देती हैं और उसे पटरी पर बनाए रखती हैं। सोचिए, अगर आपको हर रोज सुबह उठकर यह सचेत रूप से सोचना होता कि ब्रश कैसे पकड़ना है, या शर्ट के बटन कैसे बंद करने हैं, या वाहन कैसे चलानी है, तो आपकी सारी मानसिक ऊर्जा इन्हीं छोटे छोटे कामों में ही खत्म हो जाएगी। आदतें इन सभी कामों को स्वचालित बना देती हैं ताकि हमारा सचेत मन और भी ज्यादा महत्वपूर्ण और रचनात्मक कामों के लिए आजाद हो सके। जेम्स एक बहुत ही दूरदर्शी विचारक थे। उन्होंने उस समय ही यह अनुमान लगा लिया था जिसे आज न्यूरोसाइंस हमें साबित करके दिखा रहा है। उन्होंने कहा कि आदतें हमारे दिमाग में बनती हैं। जब हम कोई काम बार बार करते हैं तो हम अपने दिमाग के न्यूरॉन्स के बीच एक रास्ता बना रहे होते हैं, उसे और भी गहरा और भी चौड़ा कर रहे होते हैं। जितनी बार हम उस रास्ते पर चलते हैं उतना ही आसान उस पर चलना हो जाता है और उतना ही मुश्किल किसी नए रास्ते पर जाना हो जाता है। यह ऐसा है मानो आप एक कागज को एक बार मोड़ते हैं तो अगली बार वो उसी जगह से और भी आसानी से मुड़ जाता है। जेम्स कहते हैं, हम जो कुछ भी करते हैं वो हमारे तंत्रिका तंत्र में एक निशान छोड़ जाता है। इसका मतलब यह है कि हमारी हर एक छोटी बड़ी आदत हमारे दिमाग की भौतिक संरचना को सच में बदल रही होती है। यह एक बहुत ही गंभीर और बहुत ही सशक्त बनाने वाला विचार है। यह हमें बताता है कि हम अपनी आदतों के सिर्फ शिकार नहीं हैं, हम उनके निर्माता भी हैं, और अगर हम उन्हें बना सकते हैं तो हम उन्हें बदल भी सकते हैं। जेम्स सिर्फ समस्या का ही वर्णन नहीं करते, वे हमें उसका समाधान भी देते हैं। वे हमें अच्छी आदतें बनाने और बुरी आदतों को तोड़ने के लिए कुछ बहुत ही ठोस, बहुत ही व्यावहारिक और आज भी उतने ही प्रासंगिक नियम बताते हैं। वे एक तरह से दुनिया के पहले सेल्फ हेल्प गुरुओं में से एक थे। उनका पहला नियम है, एक मजबूत और निर्णायक शुरुआत करो। जब भी आप कोई नई अच्छी आदत शुरू करना चाहें, जैसे कि रोज सुबह एक्सरसाइज करना, तो उसे आधे अधूरे मन से शुरू मत करो। उसे पूरे जोश और एक सार्वजनिक घोषणा के साथ शुरू करो। अपने दोस्तों को बताओ, अपने परिवार को बताओ। ऐसा करने से आप खुद पर एक सामाजिक दबाव बना लेते हैं जिससे पीछे हटना मुश्किल हो जाता है। उनका दूसरा और सबसे महत्वपूर्ण नियम है, कोई भी अपवाद मत आने दो। एक बार जब आपने एक नई आदत शुरू कर दी तो जब तक वो पूरी तरह से आपकी प्रकृति का हिस्सा न बन जाए तब तक एक भी दिन, एक भी बार उसे मत तोड़ो। वो पहली सिगरेट, वो एक दिन की छुट्टी, वही सबसे खतरनाक चीज है, क्योंकि वो उस नए नाजुक रास्ते को तोड़ देती है जिसे आप अपने दिमाग में बनाने की कोशिश कर रहे हैं, और आपको वापस उस पुराने चौड़े रास्ते पर धकेल देती है।
हर बार जब आप अपनी इच्छा के खिलाफ जाकर सही काम करते हैं, तो आप अपनी इच्छा शक्ति की मांसपेशी को और भी मजबूत बना रहे होते हैं। और उनका तीसरा नियम है, हर मौके का फायदा उठाओ। जब भी आपको अपनी नई आदत का अभ्यास करने का छोटा सा भी मौका मिले, उसे तुरंत पकड़ लो। अगर आपने हर रोज दयालु होने की आदत बनाने का फैसला किया है, तो जब भी आपको किसी के लिए दरवाजा खोलने या किसी की मदद करने का मौका मिले, तो उसे करो। हर छोटा छोटा काम उस आदत को और भी ज्यादा मजबूत बनाता है। विलियम जेम्स की यह शिक्षा हमें हमारी आदतों के प्रति एक बहुत महत्वपूर्ण जिम्मेदारी का एहसास कराती है। वे हमें याद दिलाते हैं कि हमारा चरित्र और कुछ नहीं, बल्कि हमारी आदतों का ही एक बंडल है। पहले हम अपनी आदतें बनाते हैं और फिर हमारी आदतें हमें बनाती हैं। आप आज जो भी हैं, वो आपके कल के हजारों छोटे छोटे चुनावों और कर्मों का ही नतीजा है। और आप कल जो भी बनेंगे, वो आपके आज के छोटे छोटे चुनावों और कर्मों पर निर्भर करेगा। लेकिन यह आप कौन हैं? चैप्टर नंबर 5, आपके कितने चेहरे हैं? इस स्वयं की बहुस्तरीय प्रकृति। अब हम विलियम जेम्स के दर्शन के उस हिस्से पर आते हैं जो मनोविज्ञान और दर्शन के बीच की सीमा पर खड़ा है। और वो है स्व की प्रकृति का सवाल। मैं कौन हूं? यह शायद सबसे पुराना और सबसे व्यक्तिगत दार्शनिक सवाल है। जब आप इस शब्द मैं का इस्तेमाल करते हैं, तो आपका मतलब किस चीज से होता है? क्या आप अपने शरीर की बात कर रहे होते हैं, या अपने विचारों की, या अपनी सामाजिक भूमिका की? जेम्स हमेशा की तरह इस सवाल का कोई एक सरल जवाब नहीं देते। वे हमें दिखाते हैं कि हमारा स्वर्ण कोई एक अखंड चीज नहीं है, बल्कि यह एक बहुस्तरीय, एक जटिल और एक लगातार बदलती हुई चीज है, जिसके कई अलग अलग चेहरे हैं। जेम्स ने स्व को मोटे तौर पर दो मुख्य भागों में बांटा। एक है मी, यानी वो मैं जिसे जाना जा सकता है, जिसे अनुभव किया जा सकता है। ये हमारे अस्तित्व का अनुभवजन्य हिस्सा है। और दूसरा है आई, यानी वो मैं जो जानता है, जो अनुभव करता है। यह हमारे अस्तित्व का शुद्ध क्षणिक चेतना वाला हिस्सा है। लेकिन चलिए पहले उस मी को समझते हैं, जिसे जेम्स ने और भी तीन हिस्सों में बांटा। पहला है भौतिक स्व। यह हमारे स्व का सबसे स्पष्ट और सबसे बाहरी हिस्सा है। इसमें सिर्फ हमारा अपना शरीर ही नहीं, बल्कि वो सारी भौतिक चीजें भी शामिल हैं जिन्हें हम मेरा या मेरी कहते हैं। हमारे कपड़े, हमारा घर, हमारी कार, हमारा पैसा, यह सब हमारे भौतिक स्व का हिस्सा है। और इससे भी अधिक हमारे करीबी लोग, जैसे कि हमारा परिवार, हमारे बच्चे, हमारे दोस्त, वे भी हमारे इस भौतिक स्व का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा हैं। जब उनकी तारीफ होती है, तो हमें गर्व महसूस होता है। जब उन्हें कोई नुकसान पहुंचता है, तो हमें ऐसा लगता है मानो हमें ही नुकसान पहुंचा हो। जेम्स कहते हैं कि हमारा यह भौतिक स्व सिर्फ वो नहीं है जो हमारे शरीर की त्वचा के अंदर है, बल्कि वो हर चीज है जिसके साथ हम अपनी पहचान जोड़ते हैं। दूसरा है सामाजिक स्व। ये शायद जेम्स का सबसे दिलचस्प और सबसे आधुनिक लगने वाला विचार है। जेम्स कहते हैं कि हमारा कोई एक सामाजिक स्व नहीं होता। हमारे उतने सामाजिक स्व होते हैं जितने कि लोग या समूह हमें अपनी चेतना में एक अलग छवि के रूप में रखते हैं। इसका मतलब है कि आप अपने माता पिता के सामने एक अलग स्व होते हैं। आप अपने सबसे अच्छे दोस्तों के साथ एक अलग स्व होते हैं। आप अपने बॉस के सामने एक अलग स्व होते हैं। और आप अपने बच्चों के लिए एक अलग स्व होते हैं। हम सब अनजाने में अलग अलग लोगों के लिए अपनी एक अलग अलग छवि पेश करते हैं। और यह कोई पाखंड या कोई झूठ नहीं है। यह तो सामाजिक जीवन की एक सामान्य और आवश्यक सच्चाई है। किसी खास समूह द्वारा पहचाना जाना, उनसे सम्मान पाना, यह हमारे सामाजिक स्व के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यह हमें आज की सोशल मीडिया की दुनिया की भी याद दिलाता है, जहां हम सब अपनी एक खास, एक क्यूरेटेड ऑनलाइन सेल्फ बनाने की कोशिश करते हैं। और तीसरा और सबसे भीतरी हिस्सा है आध्यात्मिक स्वायु। यह हमारा सबसे आंतरिक, सबसे निजी और सबसे स्थायी लगने वाला स्व है। यह हमारी चेतना का वो केंद्र है जो हमारे विचारों, हमारी भावनाओं का अनुभव करता है। यह हमारी तर्क करने की क्षमता, हमारी इच्छा शक्ति और हमारी अंतरात्मा का घर है। यह वो स्व है जिससे हम तब जुड़ते हैं जब हम चुपचाप बैठते हैं और अपने अंदर झांकते हैं। जेम्स के लिए अपने इस आध्यात्मिक स्व को पहचानना और उसे विकसित करना ही आत्म सुधार की सबसे ऊंची यात्रा है। तो हमारे पास ये तीन मी या अनुभवजन्य स्व हैं, भौतिक, सामाजिक और आध्यात्मिक।
और ये तीनों अक्सर एक दूसरे के साथ एक तरह के तनाव में रहते हैं। क्या मुझे एक नई महंगी कार खरीदनी चाहिए, यानी भौतिक स्व की इच्छा, या मुझे वो पैसा किसी की मदद करने में लगाना चाहिए, यानी आध्यात्मिक स्व का मूल्य? क्या मुझे अपने दोस्तों के साथ सच बोलना चाहिए, भले ही उन्हें बुरा लगे, यानी आध्यात्मिक स्व की ईमानदारी? या मुझे एक छोटा सा झूठ बोलकर अपने सामाजिक स्व को बचाना चाहिए? हमारा जीवन इन्हीं छोटे बड़े चुनावों से बनता है, जिनमें हम अपने इन अलग अलग स्व के बीच एक संतुलन बनाने की कोशिश करते हैं। लेकिन फिर उस आई का क्या, वो मैं जो इन सब चीजों को जानता है? जेम्स कहते हैं कि यह आई एक बहुत ही मायावी और रहस्यमयी चीज है। ये चेतना की वो क्षणिक गुजरती हुई धारा है, वो सोचने वाला विचार है। आप इसे कभी भी पकड़ नहीं सकते, क्योंकि जिस पल आप इसे पकड़ने की कोशिश करते हैं, वो एक मी बन जाता है। वो आपके अनुभव का एक हिस्सा बन जाता है। यह एक आंख की तरह है जो सब कुछ देखती है, लेकिन खुद को नहीं देख सकती। यह जेम्स के दर्शन को बौद्ध दर्शन के साक्षी चेतना के विचार के बहुत करीब ले आता है। यह हमें दिखाता है कि हमारी पहचान कोई स्थिर, कोई ठोस वस्तु नहीं है। यह तो एक प्रक्रिया है, एक कहानी है, जिसे हम हर पल अपने चुनावों, अपनी आदतों और अपने रिश्तों से लिख रहे हैं। चैप्टर नंबर 6। क्या आपकी इच्छा आजाद है? इच्छा शक्ति और उसका मनोविज्ञान। विलियम जेम्स के मनोविज्ञान और दर्शन के केंद्र में एक बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही व्यावहारिक सवाल है, और वो है इच्छा शक्ति का सवाल। अगर हमारी चेतना एक बहती हुई नदी है, तो इच्छा शक्ति वो पतवार है जिससे हम उस नदी का रुख घुमा सकते हैं। जेम्स एक ऐसे युग में लिख रहे थे जब स्वतंत्र इच्छा की अवधारणा पर विज्ञान और दर्शन दोनों ही तरफ से बहुत अधिक हमले हो रहे थे। नियतिवाद का विचार, जो कहता है कि हमारा हर कर्म पहले से ही तय है, वो बहुत प्रभावशाली हो रहा था। लेकिन जेम्स एक सच्चे प्रकार्यवादी और मानवतावादी के रूप में इस विचार को स्वीकार करने को तैयार नहीं थे कि हम सिर्फ प्रकृति के नियमों के हाथ की कठपुतलियां हैं। उनका गहरा विश्वास था कि हमारी इच्छा, हमारा चुनाव वास्तविक है और उसका दुनिया पर एक वास्तविक प्रभाव होता है। जेम्स के लिए इच्छा शक्ति का अनुभव हमारे सचेत जीवन का एक बहुत ही केंद्रीय और निर्विवाद तथ्य है। हम सब हर रोज इस अनुभव से गुजरते हैं। ये वो अनुभव है जब हम दो या दो से ज्यादा विकल्पों के बीच में फंसे होते हैं और हमें यह महसूस होता है कि यह मुझ पर निर्भर करता है कि मैं कौन सा रास्ता चुनता हूं। यह वो आंतरिक संघर्ष है जो हम तब महसूस करते हैं जब हम सुबह गर्म बिस्तर में लेटे रहना चाहते हैं, एक आसान इच्छा, लेकिन हम खुद को उठकर एक्सरसाइज करने के लिए मजबूर करते हैं। एक मुश्किल लेकिन बेहतर इच्छा। इच्छा शक्ति का काम इसी दूसरे, ज्यादा मुश्किल विचार पर अपना ध्यान केंद्रित करने और उसे वास्तविकता में बदलने की क्षमता है। जेम्स ध्यान या अटेंशन को इच्छा शक्ति का सबसे महत्वपूर्ण घटक मानते थे। वे कहते थे, हम जो कुछ भी सोचते हैं, उसे करने की एक स्वाभाविक प्रवृत्ति हमारे अंदर होती है। अगर आप लगातार चॉकलेट केक के बारे में सोचते रहेंगे, तो देर सबेर आप उसे खा ही लेंगे। असली युद्ध उस विचार को अपने दिमाग में टिकने देने या न देने की है। जेम्स का एक बहुत ही प्रसिद्ध कथन है, किसी भी चीज को अपनी चेतना में बनाए रखने का प्रयास ही मूल स्वैच्छिक कार्य है। इच्छा शक्ति का मतलब है मुश्किल और असहज विचार या लक्ष्य पर अपनी भावनाओं और अपनी आदतों के खिलाफ जाकर भी अपना ध्यान बनाए रखना। इसे एक सरल उदाहरण से समझते हैं। आप एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट पर काम करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आपका मन बार बार सोशल मीडिया चेक करने के लिए भटक रहा है। यहाँ दो विचार आपके ध्यान के लिए लड़ रहे हैं, प्रोजेक्ट खत्म करो और सोशल मीडिया देखो। सोशल मीडिया वाला विचार आसान, आकर्षक और तुरंत सुख देने वाला है। प्रोजेक्ट वाला विचार मुश्किल, उबाऊ और दूरगामी सुख देने वाला है। इच्छा शक्ति का काम है उस सोशल मीडिया वाले विचार को अपने दिमाग से बाहर धकेलना और प्रोजेक्ट वाले विचार पर अपना ध्यान वापस लाना, बार बार, जब तक कि आप उस काम में पूरी तरह से डूब ना जाएं। जेम्स का मानना था कि इच्छा शक्ति एक मांसपेशी की तरह है। आप जितना ज्यादा इसका इस्तेमाल करेंगे, ये उतनी ही ज्यादा मजबूत होगी। हर बार जब आप आलस्य को हराकर सुबह बिस्तर से उठते हैं, हर बार जब आप गुस्से को नियंत्रित करके शांति से बात करते हैं, हर बार जब आप एक और एपिसोड देखने की बजाय अपनी किताब अध्ययन करते हैं, तो आप अपनी इच्छा शक्ति को कुछ और मजबूत बना रहे होते हैं।
और जैसे एक मांसपेशी बहुत ज्यादा इस्तेमाल से थक जाती है, वैसे ही हमारी इच्छा शक्ति भी एक सीमित संसाधन है जो दिन भर के इस्तेमाल से थक सकती है। इसीलिए अक्सर शाम को हम अपनी बुरी आदतों के आगे ज्यादा आसानी से हार मान लेते हैं। यह हमें हमारी आदतों वाले चैप्टर की याद दिलाता है। जेम्स कहते हैं कि इच्छा शक्ति का सबसे बुद्धिमानी भरा इस्तेमाल है अच्छी आदतें बनाना। क्यों? क्योंकि एक बार जब कोई काम हमारी आदत बन जाता है, तो उसे करने के लिए हमें इच्छा शक्ति की जरूरत ही नहीं होती। वो तो स्वचालित रूप से होने लगता है। तो हमें अपनी इच्छा शक्ति की सीमित ऊर्जा को रोज रोज एक ही युद्ध करने में बर्बाद नहीं करना चाहिए। हमें उसका इस्तेमाल एक ऐसी व्यवस्था, एक ऐसी दिनचर्या और ऐसी आदतें बनाने में करना चाहिए जो हमारे लक्ष्यों को अपने आप पूरा कर दें। जेम्स का यह पूरा दृष्टिकोण हमें एक बहुत ही सशक्त बनाने वाला संदेश देता है। यह हमें बताता है कि हम अपने भाग्य के निष्क्रिय शिकार नहीं हैं। हमारे पास अपने ध्यान को निर्देशित करने, अपने चुनाव करने और अपनी इच्छा शक्ति का इस्तेमाल करके अपने चरित्र और अपनी नियति को आकार देने की शक्ति है। यह एक बहुत महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है, लेकिन यह एक बहुत महत्वपूर्ण उपहार भी है। लेकिन हमारी यह सारी इच्छाएं, हमारी यह सारी चेतना एक बहुत ही रहस्यमयी और शक्तिशाली दुनिया से प्रभावित होती हैं। वो दुनिया जो हमारी सचेत जागरूकता के पर्दे के ठीक नीचे मौजूद है। चैप्टर नंबर 7, आपके दिमाग का छिपा हुआ कमरा, अचेतन और उसकी शक्ति। विलियम जेम्स जिस समय लिख रहे थे, लगभग उसी समय वियना में एक और महान विचारक सिगमंड फ्रायड मन की गहराइयों की एक बिल्कुल अलग और बहुत ही क्रांतिकारी खोज कर रहे थे, और वो थी अचेतन मन की दुनिया। हालांकि जेम्स फ्रायड के सिद्धांतों के बहुत महान प्रशंसक नहीं थे, लेकिन वे खुद भी इस बात को बहुत अच्छी तरह से समझते थे कि हमारी सचेत चेतना, वो चेतना की धारा ही पूरी कहानी नहीं है। उस धारा के नीचे एक बहुत विशाल, एक बहुत ही गहरा और एक बहुत ही शक्तिशाली महासागर है, जो हमारे विचारों, हमारी भावनाओं और हमारे व्यवहार को अदृश्य तरीकों से प्रभावित करता है। जेम्स के लिए यह अचेतन दुनिया उतनी अंधेरी और उतनी दमित इच्छाओं से भरी हुई नहीं थी जितनी फ्रायड के लिए थी। जेम्स के लिए यह एक तरह का स्टोर रूम या एक वर्कशॉप थी। यह वो जगह थी जहां हमारी यादें संग्रहित रहती हैं, जहां हमारी आदतें स्वचालित रूप से चलती हैं और जहां हमारी रचनात्मक अंतर्दृष्टि जन्म लेती है। सोचिए, जब आप किसी का नाम भूल जाते हैं और आप उसे याद करने की बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन वो याद नहीं आता, और फिर जब आप उसके बारे में सोचना छोड़ देते हैं, तो अचानक कुछ घंटों बाद वो नाम आपके दिमाग में कौंध जाता है। वो नाम कहां से आया? जेम्स कहते हैं कि जब आपने सचेत रूप से सोचना छोड़ दिया, तो आपके अचेतन मन ने उस खोज को जारी रखा, और जब उसे वो नाम मिल गया, तो उसने उसे आपकी चेतना में भेज दिया। इसी तरह जब हम कोई नया कौशल सीखते हैं, जैसे कि साइकिल चलाना या गिटार बजाना, तो शुरू में हमें हर एक हरकत पर बहुत ज्यादा सचेत ध्यान देना होता है, लेकिन धीरे धीरे अभ्यास के साथ वो कौशल हमारे अचेतन का हिस्सा बन जाता है। अब हम बिना सोचे समझे स्वचालित रूप से साइकिल चला सकते हैं। यह हमारे सचेत मन को दूसरे कामों के लिए आजाद कर देता है। हमारी आदतें भी इसी अचेतन स्तर पर ही काम करती हैं। जेम्स अचेतन के एक और बहुत ही रहस्यमयी और दार्शनिक पहलू में भी रुचि रखते थे, और वो था अतीन्द्रिय अनुभव का क्षेत्र। अपने बाद के जीवन में उन्होंने द वैराइटीज ऑफ रिलीजियस एक्सपीरियंस नाम की एक और बहुत ही प्रसिद्ध किताब लिखी, जिसमें उन्होंने दुनिया भर के लोगों के उन गहन, व्यक्तिगत और अक्सर तर्क से परे लगने वाले आध्यात्मिक अनुभवों का अध्ययन किया, जिनमें लोगों को यह महसूस होता है कि वे किसी विशाल, किसी दिव्य शक्ति से जुड़ गए हैं। जेम्स एक सच्चे वैज्ञानिक के रूप में इन अनुभवों को सिर्फ एक मानसिक बीमारी कहकर खारिज नहीं करते। वे उन्हें बहुत ही गंभीरता से लेते हैं। वे कहते हैं कि हमारी सामान्य जागृत चेतना, चेतना का सिर्फ एक ही प्रकार है, और उसके चारों ओर एक बहुत ही पतले पर्दे के पार चेतना के बिल्कुल अलग अलग संभावित रूप मौजूद हैं। और कभी-कभी कुछ खास परिस्थितियों में, जैसे कि गहरे ध्यान, प्रार्थना या किसी गहन अनुभव के दौरान, वो पर्दा हट जाता है और हमें उस विशाल, उस अतीन्द्रिय चेतना की एक झलक मिल जाती है। जेम्स का मानना था कि यह अनुभव, चाहे उनका स्रोत कुछ भी हो, वे उन लोगों के जीवन पर एक बहुत ही गहरा और सकारात्मक प्रभाव डाल सकते हैं जो उन्हें अनुभव करते हैं। वे उन्हें एक नया अर्थ, एक नई आशा
और एक नई शक्ति दे सकते हैं। यह हमें दिखाता है कि जेम्स का मन कितना खुला हुआ था। वे एक तरफ तो एक कठोर प्रयोगशाला आधारित मनोवैज्ञानिक थे, लेकिन दूसरी तरफ वे एक ऐसे दार्शनिक भी थे जो मानव अनुभव के सबसे रहस्यमयी और सबसे गहरे पहलुओं की खोज करने से नहीं डरते थे। उनका काम हमें याद दिलाता है कि हमें सिर्फ उसी चीज को वास्तविक नहीं मानना चाहिए जिसे हम अपनी 5 इंद्रियों से देख या माप सकते हैं। हो सकता है कि वास्तविकता के और हमारे अपने मन के ऐसे भी आयाम हों जो हमारी सामान्य चेतना की पहुंच से परे हों। यह हमें एक बौद्धिक विनम्रता सिखाता है और हमें उन चीजों के प्रति एक खुला और जिज्ञासु मन रखने के लिए प्रोत्साहित करता है जिन्हें हम अभी तक पूरी तरह से नहीं समझ पाए हैं। चैप्टर नंबर 8, यथार्थ का क्या मतलब है? सत्य का व्यावहारिक सिद्धांत। अब जब हमने विलियम जेम्स के मन के मनोविज्ञान की गहराई में गोता लगा लिया है, तो अब समय है उनके उस दर्शन को समझने का जिसने उन्हें अमेरिकी विचारकों की पहली पंक्ति में ला खड़ा किया। और वो दर्शन है प्रैग्मेटिज्म या यथार्थवाद। प्रैग्मेटिज्म सिर्फ एक और दार्शनिकवाद नहीं है, ये तो दर्शन करने का और यहां तक कि जीवन जीने का भी एक बिल्कुल नया तरीका है। और इसके केंद्र में एक बहुत ही सरल लेकिन बहुत ही क्रांतिकारी सवाल है, किसी विचार का सच होने का क्या मतलब है? जैसा कि हमने अपनी द मीनिंग ऑफ ट्रुथ की ऑडियो बुक में विस्तार से देखा था, जेम्स से पहले ज्यादातर दार्शनिक यह मानते थे कि एक विचार सच तब होता है जब वो बाहरी वस्तुनिष्ठ वास्तविकता की एक सही सही नकल या कॉपी होता है। लेकिन जेम्स ने इस कॉपी वाले सिद्धांत को बहुत ही अव्यावहारिक और जिंदगी से कटा हुआ मानकर खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि हम कभी भी यह नहीं जान सकते कि वास्तविकता अपने आप में कैसी है ताकि हम अपने विचारों की उससे तुलना कर सकें। तो जेम्स ने सत्य की एक बिल्कुल नई, एक व्यावहारिक परिभाषा दी। उन्होंने पूछा, अगर हम किसी विचार को सच मान लें तो इसका हमारी वास्तविक जिंदगी में, हमारे अनुभवों में क्या फर्क होगा? उस विचार की कैश वैल्यू क्या है? जेम्स के लिए एक विचार सच तब होता है जब वो काम करता है, जब वो हमें हमारी जिंदगी को बेहतर ढंग से नेविगेट करने में मदद करता है, जब वो हमें संतोषजनक परिणाम देता है और जब वो हमारे अनुभवों की धारा को एक सुचारू और सुसंगत दिशा में ले जाता है। यह सत्य को एक स्थिर, एक खोजी जाने वाली चीज से एक गतिशील, एक बनाई जाने वाली प्रक्रिया में बदल देता है। कोई भी विचार अपने आप में सच या झूठ नहीं होता। वो सच बनता है जब हम उसे अपने जीवन में आजमाते हैं और वो सफल होता है। यह एक बहुत ही सशक्त बनाने वाला विचार है। यह हमें सिर्फ सच्चाई के निष्क्रिय दर्शकों से सच्चाई के सक्रिय सह निर्माता बना देता है। जेम्स ने इस सिद्धांत को जीवन के हर क्षेत्र पर लागू किया, यहां तक कि धर्म पर भी। उन्होंने कहा कि क्या ईश्वर मौजूद है? यह सवाल शायद कभी भी अकादमिक रूप से हल नहीं किया जा सकता। एक प्रैग्मेटिक के लिए असली सवाल यह है, अगर मैं ईश्वर में विश्वास करता हूं तो उस विश्वास का मेरी जिंदगी पर क्या व्यावहारिक प्रभाव होता है? अगर ईश्वर में विश्वास करना एक व्यक्ति को एक ज्यादा आशावादी, एक ज्यादा साहसी और एक ज्यादा नैतिक जीवन जीने में मदद करता है, अगर वो विश्वास काम करता है तो उस व्यक्ति के लिए वो विश्वास सच है। यह कोई जो चाहो वो मान लो वाला दर्शन नहीं है। जेम्स कहते हैं कि हमारे विश्वासों को वास्तविकता की कठोर जांच का सामना करना होता है। अगर आपका कोई विश्वास आपको बार बार असफल करता है या वो आपके दूसरे स्थापित सत्यों के साथ टकराता है, तो आप उसे लंबे समय तक सच मानकर नहीं चल सकते। लेकिन यह हमें एक ज्यादा उदार और एक ज्यादा व्यक्तिगत दृष्टिकोण देता है। यह हमें उन विश्वासों को चुनने की आजादी देता है जो हमारे जीवन को सबसे ज्यादा समृद्ध और सबसे ज्यादा सार्थक बनाते हैं। जेम्स का यह प्रैग्मेटिज्म उनके मनोविज्ञान के साथ पूरी तरह से मेल खाता है। उनका मनोविज्ञान भी तो यही पूछता है, मन का कार्य क्या है? उनका प्रैग्मेटिज्म पूछता है, एक विचार का कार्य क्या है? दोनों ही मामलों में वे चीजों को उनकी अमूर्त परिभाषाओं से नहीं, बल्कि उनके व्यावहारिक, उनके जीवन उन्मुख परिणामों से आंकते हैं। यह एक ऐसा दर्शन है जो हमें अपनी आराम कुर्सी से उठकर दुनिया में जाने, चीजों को आजमाने और अपने सच को खुद जीने के लिए कहता है। चैप्टर नंबर 9, एक दार्शनिक की शैली, जब दर्शन कविता बन जाता है। विलियम जेम्स को महान क्या बनाता है? उनके क्रांतिकारी विचार तो हैं ही, लेकिन शायद जो चीज उन्हें बाकी सभी दार्शनिकों से अलग और खास बनाती है वो है उनकी शैली, उनका लिखने का तरीका। अगर आपने कभी पारंपरिक दार्शनिकों
जैसे कि कांट या हेगेल को अध्ययन करने की कोशिश की है, तो आप जानते होंगे कि वो कितना सूखा, कितना तकनीकी और कितना मुश्किल हो सकता है। उसे अध्ययन करना एक रेगिस्तान में यात्रा करने जैसा लग सकता है, लेकिन विलियम जेम्स को अध्ययन करना एक रोमांचक, एक जीवंत नदी में तैरने जैसा है। वे सिर्फ एक महान विचारक ही नहीं थे, वे एक महान लेखक भी थे। जेम्स का मानना था कि दर्शन सिर्फ कुछ अकादमिक विशेषज्ञों के लिए नहीं होना चाहिए। उसे आम इंसान की जिंदगी से बात करनी चाहिए, उसकी भाषा में बात करनी चाहिए। और उन्होंने यही किया। उन्होंने अपनी किताबों में, खासकर साइकोलॉजी ब्रीफर कोर्स में, एक बहुत ही अनौपचारिक, एक बहुत ही संवादी और एक बहुत ही व्यक्तिगत लहजे का इस्तेमाल किया। उसे अध्ययन करते हुए ऐसा लगता है मानो जेम्स खुद आपके सामने बैठे हैं और एक दोस्त की तरह अपनी गहरी बातों को बहुत ही सरल और मजेदार उदाहरणों के साथ आपको समझा रहे हैं। उनकी सबसे मुख्य ताकत थी रूपक का इस्तेमाल करने की उनकी अद्भुत क्षमता। वे जानते थे कि एक अच्छा रूपक, एक अच्छी उपमा, एक जटिल विचार को 100 पन्नों के तार्किक विश्लेषण से बेहतर समझा सकती है। उनकी चेतना की धारा की उपमा इतनी शक्तिशाली और इतनी सटीक थी कि वो आज भी मनोविज्ञान की सबसे प्रसिद्ध उपमाओं में से एक है। इसी तरह आदतों के लिए समाज का महान पहिया की उनकी उपमा हमें आदतों की शक्ति का एक अविस्मरणीय चित्र दे देती है। वे अपने पाठकों के दिमाग के साथ साथ उनकी कल्पना को भी संबोधित करते थे। जेम्स अपने लेखन में बहुत ही ईमानदार और पारदर्शी थे। वे कभी भी यह दिखावा नहीं करते थे कि उनके पास सारे जवाब हैं। वे अपनी शंकाओं को, अपनी उलझनों को और बहस के दोनों पक्षों को बहुत ही ईमानदारी से अपने पाठकों के सामने रखते थे। वे आपको यह नहीं बताते थे कि आपको क्या सोचना है, वे आपको कैसे सोचना है, इसके लिए आमंत्रित करते थे। इस कारण उनकी किताबें आज भी उतनी ही ताजा और उतनी ही विचारोत्तेजक लगती हैं जितनी वे 100 साल पहले थीं। उनकी शैली का एक और बहुत ही आकर्षक पहलू था उनका सेंस ऑफ ह्यूमर। उनके लेखन में एक तरह की चंचलता, एक तरह की शरारत भरी हुई है। वे अपने अकादमिक प्रतिद्वंद्वियों का मजाक उड़ाने या अपनी ही बातों पर हंसने से नहीं डरते थे। ये उनके लेखन को एक बहुत ही मानवीय और एक बहुत ही सुलभ स्पर्श देता है। जेम्स की यह शैली उनके दर्शन का ही एक विस्तार थी। उनका दर्शन जीवन के अनुभव पर केंद्रित था और उनका लेखन भी उसी अनुभव की समृद्ध, उसकी जटिलता और उसकी जीवंतता को पकड़ने की कोशिश करता है। वे हमें सिखाते हैं कि सबसे गहरे विचार भी सुंदरता और स्पष्टता के साथ व्यक्त किए जा सकते हैं। वे हमें याद दिलाते हैं कि दर्शन कोई उबाऊ, कोई मृत विषय नहीं है। ये तो जीवन की सबसे विशाल और सबसे रोमांचक कहानियों में से एक है। उनकी विरासत सिर्फ उनके विचारों में ही नहीं, बल्कि उस तरीके में भी है जिस तरह से उन्होंने उन विचारों को हम तक पहुंचाया। चैप्टर नंबर 10, जेम्स का आईना। आज के लिए सबक। अब हम विलियम जेम्स की इस समृद्ध और प्रेरणादायक दुनिया की अपनी यात्रा के अंत पर हैं। हमने उनकी चेतना की धारा में गोता लगाया, हमने उनकी भावनाओं के क्रांतिकारी सिद्धांत को समझा, हमने आदतों की शक्ति का रहस्य जाना और हमने उनके व्यावहारिक दर्शन की ताकत को महसूस किया। तो अंत में हम इस महान अमेरिकी विचारक से आज की अपनी जिंदगी के लिए क्या सबक ले सकते हैं? विलियम जेम्स का आईना हमें हमारी अपनी छवि के बारे में क्या दिखाता है? सबसे पहला और सबसे प्रमुख सबक है अपने अनुभव पर भरोसा करना सीखना। जेम्स हमें सिखाते हैं कि ज्ञान का अंतिम स्रोत कोई पुरानी किताब या कोई महान विशेषज्ञ नहीं, बल्कि आपका अपना जिया हुआ, महसूस किया हुआ अनुभव है। हमें अपने आंतरिक जीवन को, अपनी भावनाओं को और अपनी सहज बुद्धि को गंभीरता से लेना चाहिए। हमें एक जिज्ञासु पर्यवेक्षक बनना चाहिए, अपने ही मन का। यह हमें बाहरी सत्ताओं की अंधी गुलामी से बचाता है और हमें हमारे अपने जीवन का विशेषज्ञ बनाता है। दूसरा सबक है कर्म का, एक्शन का महत्व। जेम्स का पूरा दर्शन, उनका प्रकार्यवाद और उनका यथार्थवाद हमें सोचने के जाल में फंसे रहने से रोककर करने की दुनिया में धकेलता है। विचार तभी मूल्यवान हैं जब वे हमारे कर्मों को एक बेहतर दिशा देते हैं। हमें अपने जीवन को एक प्रयोगशाला की तरह देखना चाहिए, जहां हम नए विचारों को आजमाते हैं, प्रयोग करते हैं और जो काम करता है उसे अपनाते हैं और जो नहीं करता उसे छोड़ देते हैं। सफलता या विफलता अंतिम नहीं है, सीखते रहना ही अंतिम है। तीसरा सबक है एक संतुलित और समग्र जीवन का महत्व। जेम्स ने हमें दिखाया कि हम सिर्फ एक भौतिक स्वयं नहीं हैं,
हम एक सामाजिक स्वयं भी हैं और एक आध्यात्मिक स्वयं भी। एक पूर्ण जीवन जीने के लिए हमें अपने इन सभी पहलुओं का पोषण करना होगा और उनके बीच एक सामंजस्य बनाना होगा। हमें अपने शरीर का भी ध्यान रखना है, अपने रिश्तों का भी और अपनी आंतरिक शांति का भी। चौथा सबक है आदतों की शक्ति को पहचानना और उसका बुद्धिमानी से इस्तेमाल करना। जेम्स हमें याद दिलाते हैं कि हम अपनी आदतों के गुलाम नहीं हैं, हम उनके निर्माता बन सकते हैं। हम अपनी इच्छा शक्ति का इस्तेमाल करके धीरे धीरे एक एक करके ऐसी आदतें बना सकते हैं जो हमें हमारे लक्ष्यों की ओर अपने आप ले जाएं। हमारा भविष्य और कुछ नहीं बल्कि हमारी आज की आदतों का ही एक संग्रह है। और अंत में विलियम जेम्स हमें एक बहुत ही आशावादी और मानवतावादी संदेश देते हैं। वे हमें बताते हैं कि हम इंसान सिर्फ प्रकृति के नियमों से चलने वाली मशीनें नहीं हैं। हमारे पास चेतना है, हमारे पास चुनाव की शक्ति है और हमारे पास अपने जीवन को एक अर्थ और एक उद्देश्य देने की क्षमता है। वे हमें अपनी जिंदगी की कहानी का लेखक बनने के लिए और उसे साहस, रचनात्मकता और एक कभी ना खत्म होने वाली जिज्ञासा के साथ लिखने के लिए प्रेरित करते हैं। और इसी के साथ दोस्तों, हम आज इस अद्भुत यात्रा के अंत पर पहुंचते हैं। इस प्रेरणादायक पुस्तक के आधार पर हमने साथ मिलकर यह जाना कि हमारा मन कैसे काम करता है और कैसे हम इस समझ का उपयोग करके अपनी आदतों, अपनी भावनाओं और अपनी जिंदगी को एक नई और बेहतर दिशा दे सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि इस ऑडियो बुक के जरिए हमने जो कुछ भी सीखा है वह सिर्फ सुनने तक ही सीमित नहीं रहेगा, बल्कि आपके जीवन का मार्गदर्शन भी करेगा। याद रखिएगा, यह ज्ञान केवल जानकारी नहीं है, बल्कि आपके भीतर की अपार क्षमता को जगाने की कुंजी है। ये ऑडियो बुक आपको यह सिखाती है कि कैसे अपनी चेतना की धारा को समझें, कैसे अपनी भावनाओं को अपने शरीर से जोड़ें, कैसे अच्छी आदतों का निर्माण करें और कैसे अपने जीवन के अलग अलग स्व के बीच एक संतुलन बनाएं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण, यह आपको यह भी सिखाती है कि आप कितने शक्तिशाली हैं और आपके अंदर अपने मन का स्वामी बनकर एक उद्देश्यपूर्ण और प्रामाणिक जीवन जीने की कितनी क्षमता छिपी हुई है। अब जब आप इस ऑडियो बुक को सुनना समाप्त कर रहे हैं, तो मैं आपसे एक अनुरोध करना चाहता हूं। इन सिद्धांतों को याद रखें, इन पर विचार करें और इन्हें अपने दैनिक जीवन में लागू करने का प्रयास करें। और हमेशा याद रखें, आपके भीतर असीम शक्ति है और आप जो भी चाहें पा सकते हैं। आपके इस बहुमूल्य समय के लिए और इस यात्रा में मेरे साथ जुड़ने के लिए दिल से धन्यवाद। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको यह ऑडियो बुक पसंद आई होगी और इसने आपको अपने मन की शक्ति और नियंत्रण के बारे में कुछ नया सीखने को मिला होगा। अगर आपको यह ऑडियो बुक पसंद आई तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ साझा करना न भूलें, ताकि वे भी इस ज्ञान का लाभ उठा सकें। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें, ताकि आपको ऐसी ही और प्रेरणादायक और ज्ञानवर्धक ऑडियो बुक्स मिलती रहें। और हाँ, अपनी प्रतिक्रिया हमें कमेंट में जरूर बताएं। आपके विचार और सुझाव हमारे लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण हैं और हमें भविष्य में और भी बेहतर ऑडियो बुक्स बनाने में मदद करेंगे। तो कृपया कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दें। हम जल्द ही एक और नई ऑडियो बुक के साथ वापस आएंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, सीखते रहिए और हमेशा अपने लक्ष्यों की ओर आगे बढ़ते रहिए। याद रखें, आपके सपने सच हो सकते हैं।